तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। तो ये जो इंडियन ओवरसीज बैंक है ये 17.05 का लो और 51.10 का हाई लगा चुकी है। और वही अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो 17.70 का लो और 51.90 का जो है हाई लगा चुकी है। और ये जो इंडियन ओवरसीज बैंक है ये अभी लगभग 44 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। वही बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है अभी 48 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इन दोनों में से कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 81,885 करोड़ है। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो वो है 33,389 करोड़। यानी कि ये जो कंपनी है ये दोनों कंपनी ही लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद अगर हम बात करें पी रेशियो की, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो पी रेशियो वो है 37.1। यानी कि इस कंपनी का जो पी रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो इस कंपनी का जो पी रेशियो वो है 11। यानी कि इस कंपनी का जो है पी रेशियो वो अच्छी खासी है एज कम्पेयर टू इंडियन ओवरसीज बैंक। और अगर हम इंडस्ट्री पी की भी बात करें तो वो है 13.9। और इंडियन ओवरसीज बैंक का जो है पी रेशियो वो उसके इंडस्ट्री पी से बहुत ही ज़्यादा हाई है, पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो पी है वो उसके इंडस्ट्री पी से कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर हमें पी रेशियो के साथ साथ कंपनी के ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। अगर हम ईपीएस ग्रोथ को देखें लास्ट 3 ईयर्स के, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो ईपीएस ग्रोथ है वो है 30.3%, पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो ईपीएस ग्रोथ है वो है 78.8%। यानी कि इस कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ है, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ईपीएस ग्रोथ वो बहुत ही ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ इस कंपनी का जो पी रेशियो वो भी कम है एज कम्पेयर टू इंडियन ओवरसीज बैंक, और ये भी बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें पैग रेशियो की, तो इसका जो पैग रेशियो है वो है 2.01। यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक का जो पैग रेशियो वो है 2.01। और उसी तरफ अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो वो है 0.32। यानी कि इसका पैग रेशियो भी बहुत ही अच्छी है। यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो सस्ता है। अगर पैग रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो सस्ता है, और अगर 1 से ज़्यादा है यानी कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो महंगा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक का जो पैग रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है 2.01, यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस महंगा है। और उसी तरफ अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो इसका जो शेयर प्राइस है वो सस्ता है। उसके बाद अगर हम बात करें आरओई की, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो आरओई है वो है 8.69%। और यहाँ पर अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो इसका जो आरओई है वो है 17.4%। यानी कि आरओई के मामले में भी, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में भी ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है एज कम्पेयर टू इंडियन ओवरसीज बैंक। अगर हम उसी तरह अगर हम बात करें आरओसी की, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो इसका जो यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक का जो आरओसी है वो है 4.53%। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो आरओसी है वो है 4.44%। यानी कि आरओसी इंडियन ओवरसीज बैंक का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और आरओई और आरओसी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के पीबी रेशियो की, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो पीबी रेशियो है वो है 3.26, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। पीबी रेशियो 2 से कम होना चाहिए, तभी उसे एक अच्छा पीबी रेशियो माना जाता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो वो है 1.97, जो कि अच्छी खासी है। उसके बाद अगर हम बात करें डी रेशियो, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो की, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पर डी रेशियो की अगर हम बात करें, इंडियन ओवरसीज बैंक का जो डी रेशियो वो है 11.2, और अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो वो है 15.5। यानी कि इन दोनों का ही जो डी रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। डी रेशियो के साथ साथ ही हमें करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। करंट रेशियो बेसिकली हमें ये बताती है कि किसी कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज। अगर ये जो करंट रेशियो है वो अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। और अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जो है करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है। और करंट रेशियो अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है।
तो अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक के करंट रेशियो की तो वो है 5.56, यानी कि इसका जो करंट रेशियो है वो अच्छी खासी है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो इसका भी जो है करंट रेशियो वो है 3.35, जो कि अच्छी खासी है, हम मान सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की तो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0, और अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो वो है 2.77%। और डिविडेंड यील्ड भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? अगर किसी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी है वो आपको फ्यूचर में भी एक अच्छी खासी डिविडेंड जो है वो पे कर सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें बुक वैल्यू की तो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो बुक वैल्यू है वो है 13.4, और अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो वो है 23.5। और अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो दोनों कंपनीज का ही जो फेस वैल्यू है वो है 10। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोनों कंपनीज के सेल्स ग्रोथ की। अगर हम बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स के अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक के सेल्स ग्रोथ को देखें तो वो है 3.68%। वही अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो वो है 11.4%। यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक के मुकाबले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर्स में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक के सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स की तो वो है 1.61%, पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स का वो है 7.46%, जो कि बेहतर है एज कम्पेयर टू इंडियन ओवरसीज बैंक। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 24.3%। वही अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो वो है 118%, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की तो इंडियन ओवरसीज बैंक के जो प्रोमोटर्स होल्डिंग्स के अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 96.4% शेयर्स है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रोमोटर्स के पास 86.5% का शेयर्स है। फिर अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास कितने शेयर्स है तो लगभग 0.15% का जो शेयर्स है इंडियन ओवरसीज बैंक का वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो 0.59% शेयर्स है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है। अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के इन्वेस्टमेंट को देखें तो लगभग 1.24% जो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो शेयर्स है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। वही अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो वो 4.64% का जो शेयर्स है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो इंडियन ओवरसीज जो बैंक है इसका 2022 की अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो है 21,641 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 23,523 करोड़। भाई अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की रेवेन्यू की तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 15,672 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 18,180 करोड़। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो इंडियन ओवरसीज जो बैंक है इसका जो प्रॉफिट है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2021 की तो वो है 758 करोड़, अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 1,709 करोड़, और वही अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 2,104 करोड़। वही अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो इसका जो प्रॉफिट है वो 2020 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2021 की तो वो है 571 करोड़, अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 1,153 करोड़, और वही अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 2,605 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो नेटवर्थ है वो 2020 से लगातार राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 22,598 करोड़, और वही अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 24,876 करोड़। और अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 14,062 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 यानी कि करेंट ईयर की तो वो है 15,790 करोड़। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।